अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश आमदीद है आपका हमारे चैनल दयारे उर्दू में। और आज एमए थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड आरएमएलयू के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे। नज़्म का फ़न, आगाज़ व इर्तिक़ा और इसके अक़साम के बारे में गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये नेट जेआरएफ में भी डिटेल में आपको पढ़ना होता है। आगाज़ व इर्तिक़ा तो हर जगह आपको काम आने वाला है। बीए में भी है, बीए के 5th सेमेस्टर में शामिल है। और अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में देखें, जैसे कि मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें भी एमए के 4th सेमेस्टर में शामिल है। इस तरह से एमए और बीए में उर्दू अदब अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना ही रहता है। तो इसलिए डिटेल में इसको थोड़ा सा देखेंगे, इसके फ़न को समझेंगे और आगाज़ व इर्तिक़ा पर बात करेंगे और अक़साम को भी इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नज़्म का फ़न क्या है और नज़्म है क्या। तो बात करें अगर कि नज़्म है क्या, तो नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और जिसके लुग़वी माने हैं धागे में मोती पिरोना, तो इससे भी हम समझ सकते हैं। और अगर इस्तिलाही बात करें तो इस्तिलाह में नज़्म शेरी कलाम की वो किस्म है जिसमें किसी एक मौजू या मज़मून पर मुसलसल यानी लगातार इज़हार ख़याल किया जाता है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जैसे अगर लग़वी माने में आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको यही लिखना है, इसका लग़वी माना है धागे में मोती पिरोना। जैसे कि आपने देखा होगा, तस्बीह को देखा होगा कि तस्बीह के दाने हैं अलग अलग कर दिए जाएं तो वो मोती मोती शुमार होंगे, लेकिन अगर उनको इकट्ठा करके एक जगह उनको यकजा कर दिया जाए तो क्या होगा कि वो एक तस्बीह बन जाती है। तो इसी तरह से एक ही टॉपिक होना चाहिए और उसी के ऊपर बात करेंगे हर शेर में। और इस्तिलाह में जैसे कि बताया ही है कि किसी एक मौजू या मज़मून पर मुसलसल यानी लगातार इज़हार ख़याल किया जाता है। तो या यूँ कह सकते हैं कि नज़्म शायरी की वो शक्ल है जिसमें कोई वाक़या, कोई ख़याल तसलसल के साथ पेश किया जाए। यानी एक शेर ख़त्म हो तो हमारा जो रब्त है वो टूटने ना पाए कि दूसरा शेर शुरू हो जाए। तो इस तरह से ये नज़्म की तारीफ़ हुई, क्योंकि नज़्म के मानी ही पिरोने और यकजा करने के हैं। इस तरह नज़्म गज़ल के बिल्कुल बरअक्स हुई, यानी अपोज़िट हुई, क्योंकि गज़ल की ख़ुसूसियत ये है कि आम तौर पर इसका हर शेर, जो गज़ल की ख़ुसूसियत है उसमें क्या होता है कि हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है। यानी सिर्फ़ एक शेर हम पढ़ेंगे और बात हमें समझ में आ जाएगी और हर शेर अलग मानी देता है। यूँ तो हर मौजू कलाम को नज़्म कहा जा सकता है। यानी जैसे गज़ल हम पढ़ेंगे तो उसमें अगर गज़ल में 5 शेर हैं तो हर शेर, जैसे पहले शेर में अगर मौसम और बहार की बात है तो दूसरे में महबूब की मोहब्बत की बात हो सकती है, तीसरे में उसकी जुदाई की बात हो सकती है, चौथे में उसकी हुस्न की तारीफ़ हो सकती है, पाँचवें में कोई तसव्वुफ़ वाली बात हो सकती है। तो इस तरह से हर शेर एक अलग अलग मौजू देता है। ये गज़ल की ख़ासियत है। लेकिन नज़्म में क्या होता है कि मौजू एक ही होगा और पूरी नज़्म में उसी मौजू पर अशार कहे जाएंगे। तो यानी ये जो मौजू कलाम है तो वो नज़्म कहा जा सकता है। जैसे आम अदबी इस्तिलाह में नज़्म से मुराद वो शायरी है जिसमें किसी ख़ास मौजू पर रब्त व तसलसल के साथ इज़हार ख़याल किया गया हो। किसी मौजू पर तसलसल के साथ इज़हार ख़याल के लिए उन्वान की शर्त है, यानी मौजू का होना ज़रूरी है, उन्वान की शर्त है। इसीलिए क्या है कि हर नज़्म का उन्वान होना भी लाज़मी है और नज़्म निगार को इसी उन्वान के दायरे में रहकर ही उन्वान का हक़ अदा करना पड़ता है। यानी अगर किसी शायर ने मौजू लिया है हुब्बुल वतनी का, यानी वतन से मोहब्बत के बारे में वो नज़्म लिख रहा है, तो पूरी नज़्म उसी के बारे में होगी। यानी हर नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होना लाज़मी शय है। हमें नज़्म मुख्तलिफ़ हैयतों में देखने को मिलती है जिनको नज़्म के अक़साम में शुमार किया जाता है। अक़साम अभी हम इसके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और नज़्म की सबसे नुमायाँ शक्ल नज़ीर अकबर आबादी के यहाँ पूरे आबोताब के साथ नज़र आती है। तो नज़्म का फ़न हमने समझ लिया, इसमें होता क्या है, इसकी तारीफ़ हमने समझ ली।
और नज़ीर से कब्ल उर्दू की जो क्लासिकी शायरी है तो उसमें क्या होता था, मसनवी, गज़ल, कसीदा, मरसिया, यानी ये जितनी भी असनाफ़ हैं, मसनवी, गज़ल, कसीदा, मरसिया, नज़्म इन सब से बाद में आई है। तो पहले इन सब की हुकूमत की थी। इसके अलावा दौर कदीम में नज़्म के कुछ ख़ास असालीब यानी स्टाइल्स का रिवाज रहा है। मिसाल के तौर पर मुसद्दस, मुखम्मस, तरजीहबंद वग़ैरह। तो इस तरह से, और फिर उसके बाद जब कदीम असनाफ़ सुखन और असालीब नज़्म की बात करें तो उसके फ़नी आदाब इतने सख्त थे कि उनमें किसी शायर को इस्लाह व तरमीम की जुरात नहीं होती थी। लेकिन जब ज़माने ने करवट बदली तो नए मसाइल के तहत सियासी, समाजी, तालीमी और तहज़ीबी मैदान में नई तब्दीलियाँ वाक़ हुईं और नए ख़यालात आम हुए। तो उर्दू नज़्म के रवायती असालीब में भी तब्दीली हुई, यानी उसके स्टाइल्स भी बदले, और इस तरह जदीद नज़्म का आगाज़ हुआ और दिन ब दिन नज़्म जदीद की मकबूलियत में इजाफ़ा होने लगा। तो इस तरह से ये नज़्म की बात हुई। अब इसके अक़साम को समझेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको अक़साम पता है तो आप आसानी से पहचान सकेंगे कि ये कौन सी नज़्म है। तो यूँ तो पूरी शायरी को नज़्म यानी पोएट्री कहा जा सकता है ना। नस्र को प्रोज़ कहते हैं और नज़्म को पोएट्री, और नस्र की ज़िद के तौर पर यानी अपोजिट के तौर पर नज़्म का नाम लिया जाता है। लेकिन उर्दू शायरी में नज़्म ख़ुद एक सिनफ़ सुखन के तौर पर ख़ासी मकबूलियत हासिल कर चुकी है, और दौर जदीद में नौ आमोश शोरा अपने ख़यालात के इजहार के लिए नज़्म को ही सबसे आसान और कारआमद सिनफ़ तस्वुर करने में गुरेज़ नहीं करते। मौज़ू और हैयत के एतबार से नज़्म की दर्जा ज़ेल किस्में हैं। अब ये जो किस्में हैं ये मौज़ू और हैयत की यानी उसके शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग ये अक़साम है। तो सबसे पहले है आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म अंग्रेज़ी शेर व अदब से उर्दू में दाखिल हुई है। आज़ाद नज़्म को अंग्रेज़ी में फ्री वर्स कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं कि एक अक़साम उठा के दे देते हैं और अक़साम के बारे में ही किसी एक किस्म को दे दिया, उसकी आपको तारीफ़ करना होता है। गज़ल, कसीदा, मसनवी, मरसिया के बरअक्स आज़ाद नज़्म में रदीफ़ व काफ़िए की किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती है। ये पॉइंट आपको अच्छे से जहन में रखना है। इसी वजह से आज़ाद नज़्म का रिवाज भी बढ़ा, यानी यूँ समझिए कि आज़ाद नज़्म आसान सिनफ़ सुखन है, लेकिन ये भी है कि आज़ाद नज़्म कहना मुश्किल तरीन काम भी है, क्योंकि जहाँ आज़ादियाँ होती हैं वहाँ पाबंदियों पर ज़्यादा गौर किया जाता है। आज़ाद नज़्म के बरअक्स पाबंद नज़्म में मिसरे और काफ़िए से सहारा मिल जाता है, लेकिन आज़ाद नज़्म में आपको कोई बात आसानी से नहीं कह सकते। तो इस तरह से ये आज़ाद नज़्म की तारीफ़ हुई। और पहला अगर आज़ाद नज़्म की बात करें तो प्रोफेसर हनीफ़ कैफ़ी ने तसद्दुक़ हुसैन खालिद को उर्दू का पहला आज़ाद नज़्म गो शायर करार दिया है। अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में, शॉर्ट क्वेश्चन में या कहीं पे भी कि आज़ाद नज़्म का पहला शायर कौन है, तो आपको लिखना है तसद्दुक़ हुसैन खालिद। आज़ाद नज़्म गो हैं ये पहले। तो इनकी एक मिसाल है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो इनकी दो मिसालें, आज़ाद नज़्म की दो मिसालें हैं। एक यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि अशार है, एक शेर है, और ये पूरा एक आज़ाद नज़्म का शेर है। खामोशी छा रही है, शाम है, तारीकियों के हाथ फैले हैं, खामोशी और तन्हाई, पतंगा दामने रंगी संभाले उड़ गया साकित फ़िज़ाओं में, अंधेरे में खामोशी और तन्हाई, बदन क्यों काँप उठता है। तो इस तरह से ये एक शेर था, और ये आज़ाद नज़्म का है, क्योंकि आपने देखा इसमें रदीफ़ काफ़िए और रदीफ़ की पाबंदी नहीं की गई है, और ना ही इसमें वज़न की पाबंदी की गई है। तो ये आज़ाद है। और इस तरह से यहाँ पे एक और है, ये आप लोग देख सकते हैं, एक और यहाँ पे मिसाल पेश की गई है। अगला है मुअर्रा नज़्म। तो मुअर्रा नज़्म की ख़ासियत क्या है कि ये भी अंग्रेज़ी ज़बान के ज़ेर असर उर्दू में आई, और नज़्म मुअर्रा को अंग्रेज़ी में ब्लैंक वर्स कहते हैं, आज़ाद को फ्री वर्स कहते हैं, और मुअर्रा को ब्लैंक वर्स कहते हैं। उर्दू में नज़्म मुअर्रा के सबसे इब्तिदाई नमूने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के यहाँ मिलते हैं। जैसे कि आज़ाद नज़्म में हमने पढ़ा कि उसकी इब्तिदा हुई किसके ज़रिए, तसद्दुक़ हुसैन खालिद के ज़रिए। तो इसी तरह से मुअर्रा नज़्म की इब्तिदा जो है ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ज़रिए से हुई है। नज़्म मुअर्रा की तकनीकी खूबी ये है कि इसके मिसरे काफ़िए से बेनियाज मगर बावज़न होते हैं, यानी इसमें काफ़िए की पाबंदी तो नहीं होगी लेकिन वज़न बराबर होगा, और इसके मिसरों में मिसरों के अरकान की तादाद उरूज़ी निज़ाम के तहत बराबर होती है।
नज़्म मुअर्रा में सिर्फ रदीफ़ व काफ़िए की पाबंदी नहीं की जाती, वरना इसके तमाम मिसरे बराबर होते हैं। यानी जैसे हमने आज़ाद नज़्म में देखा कि मिसरे छोटे बड़े थे, लेकिन मुअर्रा नज़्म में इस तरह से नहीं होता है। इसमें मिसरे बराबर होंगे, सिर्फ उसमें काफ़िए की पाबंदी नहीं की जाएगी। और ये पाबंद नज़्म के मुकाबले में ज़्यादा आज़ाद है। पाबंद नज़्म अभी हम आगे पढ़ेंगे। अंग्रेज़ी में मुअर्रा नज़्म के लिए ख़ास वज़न मुकर्रर है, मगर उर्दू में इसकी पाबंदी मुमकिन नहीं थी, इसलिए मुख्तलिफ़ औज़ान में मुअर्रा नज़्में कही गईं। मिसाल के तौर पर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की तन्हाई, तो ये आपको देख लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा मुअर्रा नज़्म की मिसाल। तो इसमें बताया गया है, फिर कोई आया दिले ज़ार नहीं कोई नहीं, राहरो होगा कहीं और चला जाएगा, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुज़र, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग, गुल करो शम्अ बढ़ा दो मैं मीना व अयाग, और अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ़्फ़ल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हम इस तरह से देखें कि रदीफ़ व काफ़िए की बात करें तो पहले में क्या है, कोई नहीं है लास्ट में, दूसरे में जाएगा, तीसरे में तारों का गुबार, चौथे में ख्वाबीदा चराग। यानी इसमें काफ़िए और रदीफ़ की पाबंदी नहीं है, लेकिन वज़न बराबर है। अगर आप इसको तर्ज़ में भी पढ़ेंगे तो लड़खड़ाएंगे नहीं, यानी जो इसके मिसरे हैं वो एकदम बराबर हैं, वो ये औज़ान उसके बराबर हैं। तो इस तरह से हमने दो इसके अक़साम समझ लिए, एक आज़ाद नज़्म और दूसरा कौन सा है, मुअर्रा नज़्म। अब उसके बाद है गज़लिया नज़्म। गज़लिया नज़्म नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसी नज़्म जो गज़ल की हैयत में हो और किसी ख़ास उन्वान पर कोई मुसलसल गज़ल कही गई हो। यानी मुसलसल इसलिए क्योंकि नज़्म की ख़ासियत ही यही है कि वो उसमें कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, मुसलसल रब्त होना चाहिए, तो उसे क्या है, गज़लिया नज़्म कहा जा सकता है। गज़लिया नज़्मों का इतलाक़ उन मुसलसल अशआर पर हो सकता है जो आपस में हम रदीफ़ और हम काफ़िया हों, और उन मुसलसल अशआर में किसी उन्वान या किसी मौजू के सबब रब्त और तसलसल पाया जाए। यानी गज़ल की हैयत और तकनीक में वहदत तासुर की मुसलसल नज़्म को गज़लिया नज़्म करार दिया जा सकता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे गज़ल है तो गज़ल में क्या होगा कि हर शेर अपना एक अलग मौजू देगा, जैसे हमने ऊपर बताया, लेकिन चूँकि ये नज़्म है और नज़्म की ख़ास बात है कि हर जो शेर है वो एक ही मौजू पर होगा। तो नज़्म इस तरह से होगा कि ये एक ही मौजू उसमें होगा, और गज़लिया इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें रदीफ़ व काफ़िए वग़ैरह का भी एहतराम किया जाएगा, यानी रदीफ़ व काफ़िए की पाबंदी इसमें की जाएगी। तो इस तरह सर सैयद की नेचुरल शायरी की तहरीक के ज़ेर असर उर्दू में जब मौज़ूआती नज़में लिखी जाने लगीं तो ऐसी नज़में ज़्यादातर गज़ल के फ़ॉर्म में लिखी गईं। मिसाल के तौर पर अकबर इलाहाबादी की नज़्म मुस्तक़बिल, इसके इब्तिदाई चंद अशार देखिए। तो अब यहाँ पे ख़ास बात हमने पढ़ी कि गज़ल है तो इसलिए इसमें रदीफ़ व काफ़िया होगा सेम टू सेम, और नज़्म है यानी गज़लिया नज़्म है तो इसलिए नज़्म में मौजू एक ही होगा। तो अब ये मुस्तक़बिल है, इसका उन्वान एक है, यानी मुस्तक़बिल उन्वान दे दिया गया। अब उसी के बारे में, मुस्तक़बिल ही के बारे में पूरी नज़्म कही जाएगी। ये मौजूदा तरीक़े राह ये मुल्के अदम होंगे, नई तहज़ीब होगी और नए सामा बहम होंगे, नए उन्वान से ज़ीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, न ऐसा पेच ज़ुल्फ़ों में न गेसू में ये ख़म होंगे, न खातूनों में रह जाएगी ये पर्दे की पाबंदी, न घूंघट इस तरह से हाजिबे रुए सनम होंगे। तो ये थी मिसाल गज़लिया नज़्म की। यानी इसकी हैयत अगर आप देखें तो यहाँ पे रदीफ़ व काफ़िया है, यानी आदम, बहम, खम, सनम, इस तरह से, और होंगे 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 ये। तो ये गज़ल की ख़ासियत है, और ये जितने भी अशार इसमें हैं वो सब एक ही टॉपिक में हैं, यानी मुस्तक़बिल के उन्वान से लिखे गए हैं, तो इसलिए ये नज़्म कहलाएगी। तो ये हो गई गज़लिया नज़्म। उसके बाद अगला है पाबंद नज़्म। तो पाबंद नज़्म बहर और औज़ान के आज़ादाना इस्तेमाल और बंदों की साख्त में जिद्दत तराजियों की शक्ल में ज़ाहिर हुए। इस तजुर्बे की इब्तिदा गालिबन अब्दुर्रहमान बिजनौरी की नज़्म नटराजा से हुई, जैसे कि सबका फर्स्ट आपको याद रखना है। ये नज़्म 5 मुरब्बा बंदों पर मुश्तमिल है। इस नज़्म में बंदों के पहले और चौथे मिसरे हम वज़न नहीं, यानी हम वज़न नहीं, बराबर वज़न के नहीं, मगर दूसरे और तीसरे मिसरे बाहम हम वज़न होते हैं। इन दोनों मिसरों से छोटे हैं और उनकी तश्कील बहर के अरकान में तख़फ़ीफ़ करके की गई है। यानी
इसमें क्या है कि ये इसकी पाबंदी की गई है, यानी ये बहर और औज़ान का आज़ादाना इस्तेमाल है, लेकिन जो बंदों यानी हर अशार की जो साख्त है तो उसमें जिद्दत तराज़ी यानी नयापन उसमें ज़ाहिर किया गया है। तो इस तरह से हम इसकी भी मिसाल देख लेते हैं। ये किसकी नज़्म है? अब्दुर्रहमान बिजनौरी की नज़्म नटराजा। तो ये है, लग़ज़िश में नशे के बुत तनार शराबी, सीमाब मुकाबिल गर्दाब मुमासिल, तस्वीर बरंजी में रक़सा तने शोखी, यकदस्त में गर्दिश में रवाशी शय इरफ़ा, ज़हरा बतोशी परका लनूरी, एक दस्त में अनवार फ़िशा शोले यज़दा। तो अगर हम देखें तो ये हमारा चौथा मिसरा है और ये हमारा 8वां मिसरा है। तो ये दोनों सेम टू सेम हैं। उसके बाद पहला और ये चौथा, ये पहला और ये मतलब सेम टू सेम है दोनों। और ये दूसरा मिसरा, तीसरा मिसरा, और इधर भी दूसरा, यानी एक शेर यहाँ से, एक शेर, ये एक शेर हो गया अलग और एक शेर अलग। तो ये इस तरह से, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये और ये बराबर है और ये बराबर है। इसी तरह ये और ये बराबर है और ये बराबर हैं। तो इस तरह से ये मिसाल थी पाबंद नज़्म की। अब नसरी नज़्म की बात कर लेते हैं। नसरी नज़्म, ये भी नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसी नज़्म जो नस्र के अंदाज़ में लिखी जाए उसे नसरी नज़्म कहा जा सकता है। हैयत के एतबार से नसरी नज़्म वो होती है जिसमें ना बाकायदा वज़न होता है, ना वो मौजू होती है, लेकिन उसके भी आहंग यानी जो तरीक़ाकार है उसकी तकरार मुमकिन होती है। नसरी नज़्म का आहंग नस्र के आहंग से मुख्तलिफ होना चाहिए, लेकिन उसकी शक्ल नज़्म की सी हो सकती है। अब इसकी मिसाल है यहाँ पे, मीरा जी की है नज़्म, जैसे देवी की मूरत ही जी को नाच रही हो नाच, या बोले से जब परियों के झुरमुट की रानी धरती पर आई हो, और पानी की लहरों से ऐसी मिलती जाए लहराए, या जंगल की चंचल फिरनी पत्तों पर फिसली जाए, एक अंधेरेपन के नागिन फनकारे और बल खाए। तो इस तरह से ये इसकी मिसाल है। देखने में हमें पढ़ने में नज़्म जैसी लगेगी और हैयत इसकी जो है वो नस्र की तरह है। तो इस तरह से हमने नज़्म के पांचों अक़साम अच्छे से समझ लिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे। अब इसके इर्तिक़ा की बात कर लेते हैं, नज़्म का इर्तिक़ा। और मुझे उम्मीद है कि अगर यही वीडियो आप कई बार अच्छे से सुन लेंगे, देख लेंगे, तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो काफ़ी क्वेश्चन इससे हल हो जाएंगे। बाकी जितने भी इसमें नज़्म निगार आपके सिलेबस में शामिल हैं, इंशाअल्लाह सब की नज़्म निगारी के बारे में अलग अलग वीडियोज़ आपके सामने लेकर आएंगे और डिटेल में सबको पढ़ेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो उर्दू नज़्म निगारी की इब्तिदा दक्कन में हुई। मजहबी और सूफियाना नज़्मों की शक्ल में उर्दू नज़्म के इब्तिदाई नुक़ूश नज़र आते हैं। अक्सर जितनी भी असनाफ़ अदब हैं, असनाफ़ सुख़न उर्दू की हैं, सब की इब्तिदा दक्कन से ही हुई है। दक्कन की बहमनी सल्तनत ने उर्दू अदब की ख़ासी पज़ीराई की। आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनतों ने उर्दू अदब के फ़रोग़ में बड़ा नुमाया किरदार अदा किया। कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, मुल्ला वजही, गवासी, इब्न निशाती वग़ैरह दक्कन के मशहूर शायरों में शुमार किए जाते हैं। इब्तिदा में मजहबी और सूफियाना नज़में बेशतर शोरा की तख्लीक़ात में मसनवी की शक्ल में नज़र आती हैं। यानी ये आपको भी जहन में रखना है कि बहमनी सल्तनत के ये लोग हैं, जैसे आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनतों में कुली कुतुब शाह हैं, अब्दुल्ला कुतुब शाह हैं, तो इन सब के नाम याद रखने कि स्टार्टिंग में कौन था, फिर कौन आया, इस तरह से। ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज इब्तिदाई दौर के अहम शायर हैं। चक्की नामा उनकी मशहूर नज़्म है। यानी जो अगर पहले उसकी बात करें, पहले नज़्म निगार की, तो यही है पहले नज़्म निगार कौन है? ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज, ये हैं। और इनकी नज़्म कौन सी है? चक्की नामा। दक्कन के आदिल शाही अहद में तसव्वुफ़, मज़हब और इखलाकी मज़ामीन में शायरी नुमाया है। बुरहानुद्दीन जानम ने नज़्मों में मजहबी तालीमात और तसव्वुफ़ के मसाइल बयान किए हैं। और सुल्तान कुली कुतुब शाह की बात करें तो उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है। इसके बारे में हमने गज़ल में भी पढ़ा है, जिसने गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी और नज़्म में तबाह आजमाई की। कुली कुतुब शाह के कलाम में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर नज़में देखी जा सकती हैं। कौन से मौज़ूआत हैं? जैसे कि शब बारात, ईद, बसंत, बरसात, हुस्न व इश्क वग़ैरह का बयान बड़े दिलकश अंदाज में किया गया है। तो इस तरह से ये कुली कुतुब शाह की बात थी। इसके बाद अगर शुमाली हिंद की बात करें
तो शुमाली हिंद में क्या है, शुमाली हिंद में उर्दू नज़्म निगारी की इब्तिदा 17वीं सदी में हुई। मोहम्मद अफजल यानी इनका तखल्लुस है, और जाफ़र ज़टल्ली के यहाँ उर्दू नज़्म के इब्तिदाई नमूने मिलते हैं। इस अहद की एक अहम तसनीफ़ अफजल की बिकट कहानी एक संगमील का दर्जा रखती है। बिकट कहानी को 12 मासा की रिवायत में अहम मकाम हासिल है, यानी उसको 12 मासा भी कहा जाता है। मीर जाफ़र ज़टल्ली इस अहद का अहम शायर है। किस अहद का? ये 17वीं सदी की बात हो रही है, जो अपने फक्कड़पन और फहश कलामी की वजह से मशहूर है। तो ये बात थी मीर जाफ़र ज़टल्ली की और मोहम्मद अफजल की, है ना। और इसके बाद 18वीं सदी की अगर बात करें तो 18वीं सदी में उर्दू शायरी का एक अहम दौर शुरू होता है। नवाब सदरुद्दीन मोहम्मद ख़ां फ़ाइज़ दहलवी के नाम से काफ़ी मशहूर हैं, और शाह ज़हूरुद्दीन हातिम, ये जो हैं उर्दू नज़्म को इन्होंने बहुत फ़रोग़ दिया। इन शोरा के यहाँ गज़लों के साथ मुसलसल नज़में भी बहुत हैं। इस अहद में बाज़ दूसरे शायरों के यहाँ भी नज़्म के नमूने मिलते हैं, जिससे उनकी क़ादिरुल कलामी का अंदाज़ा होता है। इस दौर के बाद उर्दू शायरी का वो दौर आता है जिसे हम मीर और सौदा का दौर कहते हैं। मीर तक़ी मीर को भी आपने पढ़ा है और सौदा को भी पढ़ा है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को। गो कि मीर और सौदा की हैसियत नज़्म निगार की नहीं है, लेकिन उनकी मसनवियों, क़ताआत, हुजू और शहर आशोब को उनके रवायती मफ़हूम से अलग करके देखें तो इस अहद के मसाइल और इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगी की कशमकश का अंदाज़ा होता है। यानी वैसे तो ये नज़्म निगार की हैसियत से मशहूर नहीं है, लेकिन जो इन्होंने मसनवियाँ लिखी हैं, जो कसीदे लिखे हैं, जो हुजू, शहर आशोब वग़ैरह, उन सबको पढ़ें तो इसमें कहीं ना कहीं हमें नज़्म की अक्कासी नज़र आती है। तो इस तरह से ये सौदा और इनकी बात थी। फिर उसके बाद अगर नज़्म के इब्तिदाई दौर की बात करें तो नज़्म के इब्तिदाई दौर में नज़ीर अकबराबादी का कोई मद्दे मुकाबिल नज़र नहीं आता। उनकी शायरी इस अहद के मजमूई मिजाज से बिल्कुल अलग एक नई रिवायत कायम करती है। नज़ीर अगरचे गज़ल के भी शायर थे, लेकिन नज़्म उनके इजहार का बेहतरीन ज़रिया बनी। तन्नु और रंगारंगी के लिहाज से नज़ीर का कलाम आज भी बेमिसाल है। और उनकी नज़्मों के मुताले से हम ज़िंदगी की गोनांगो मुशाहिदात से दो चार होते हैं। समाजी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू हमारे सामने आते हैं। अब उनकी अगर हम नज़्म की मिसाल देखें तो हमें समझ में आता है जो हालात हाज़िरा पर उन्होंने जिस तरह से बात की है। जैसे किस्मत से चार पैसे जिन्हें हाथ आते हैं, अलबत्ता रूखी सोखी वो रोटी पकाते हैं। जो खाली आते हाथ हैं वो कर्ज लाते हैं, यूं भी न पाया कुछ तो फ़कत गम ही खाते हैं। सोते हैं कर किवाड़ को एक हमार बंद। इस तरह से ये एक नज़्म है नज़ीर अकबराबादी की। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये नज़्म का जो है ये एक ही शेर है, यानी इसी तरह से नज़्म के सारे अशार होंगे। ये एक शेर है और इसकी लाइनें कितनी हैं? 5 लाइनें हैं। तो अगर 5 मिसरे जिस नज़्म में होंगे वो मुखम्मस कहलाती है। इस तरह से इसकी पहचान है। फिर नज़ीर से क़ब्ल और उर्दू शायरी का ताल्लुक़ शाही दरबार से था। बेशतर शोरा बादशाहों और उमरा की शान में मदहिया कसीदे लिख कर उनको खुश करते थे और इनाम और इकराम से नवाजे जाते थे। नाक़िदीन अदब ने नज़ीर को नज़्म का पहला बाकायदा शायर करार दिया और उनकी नज़्मों को उनकी शायरी का असल कारनामा करार दिया है। नज़ीर पहले शायर हैं जिनकी पूरी शायरी हिंदुस्तानी फ़िज़ा में सांस लेती हुई नज़र आती है। जब नज़ीर अकबराबादी को डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ त्योहारों, तक़रीबों, मेलों, ठेलों और मजहबी रहनुमाओं की शान में कसरत से नज़में कही हैं। इनके वहाँ ऐसी नज़रें अक्सर मिलती हैं जिनमें हकीमाना, फ़लसफ़ियाना और तसव्वुफ़ाना ख़यालात नज़्म किए गए हैं। तो इस तरह से इन्होंने एक अवामी शायर की तरह से मकबूलियत हासिल की। अवामुन्नास से मुतालिक सियासी और समाजी, तहज़ीबी और सियासी ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं जिस पर नज़ीर की नज़्म नज़र ना गई हो और उन्होंने नज़्म ना लिखी हो। तो इस तरह से नज़ीर अकबराबादी की ये बात हो गई। और पहली जंग आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ गया तो अहले क़लम ने अपने क़लम को मुजाहिद की तलवार बनाने की कोशिश की। उर्दू नज़्म ने उर्दू शायरी को तफरीही मशगले के बजाय ज़िंदगी की सख्त राहों का मुसाफिर बनाया और इसी नहज से उर्दू शायरी में
अदब बराए ज़िंदगी के नज़रिए की इब्तिदा हुई। इस नए तर्ज की शायरी को रिवाज देने और मकबूल बनाने के लिए कर्नल हॉलराइट की सरपरस्ती में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब लाहौर की बुनियाद डाली और इस अंजुमन के मुशायरों में बजाय मिसरे तरह पर नज़में लिखे जाने का चलन आम हुआ। आज़ाद की इस तहरीक के ज़ेर असर हाली और दूसरे शोरा ने नेचुरल शायरी की तहरीक शुरू की, जिसके सबब उर्दू में जदीद नज़्म निगारी का दौर शुरू हुआ। अक्सर एग्ज़ाम में जो मीडियम वाले और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें जदीदियत पर बात होती है कि जदीद दौर में नज़्म निगारी की को आप उजागर कीजिए, उसके बारे में मौजू कलमबंद कीजिए, इस तरह से सवाल बना देते हैं। तो इसमें कौन लोग थे शामिल? हाली और आज़ाद तो थे ही। इनके शेरी उसूलों के पैरवी करने वालों में इस्माइल मेरठी, शिबली नोमानी हैं, शौक किदवाई, वहीदुद्दीन सलीम, नज़्म तबातबाई, सुरूर जहानाबादी, नादिर काकोरवी, चकबस्त और अकबर इलाहाबादी वगैरह के नाम अहम हैं। तो इस तरह से ये बात थी इनकी। इन्होंने किस तरह से जदीदियत के बारे में बात की और जदीद नज़्म की इब्तिदा इन लोगों ने की है। तो यहाँ पे आप लोग और थोड़ा सा डिटेल में इस पैराग्राफ को समझ लीजिएगा। उसके बाद 19वीं सदी की अगर बात करें तो 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में शरर, अब्दुल हलीम शरर हैं, इनका रिसाला जो है दिलगुदाज और सर अब्दुल कादिर के रिसाला मखज़न ने जदीद नज़्म को फ़रोग़ दिया और उर्दू नज़्म हैयत के तजुर्बे भी इसी दौर में किए गए। अंग्रेज़ी नज़्मों के अंदाज़ पर मिसरों की नई तरतीब, बंदों की नई तकसीम और काफ़ी रदीफ़ का नया इल्तिज़ाम सामने आया और नज़्म मुअर्रा और पाबंद नज़्म के भी तजुर्बे हुए। पाबंद नज़्मों को रोशनास कराने में अहम नाम नज़्म तबातबाई का है। मखज़न ये रिसाला है, कौन निकालता था? अब्दुल कादिर, जिन शोरा ने अपनी नज़में शाये कराईं। अब ये इनका जो रिसाला निकलता था इनमें किन किन शोरा की नज़में शाये होती थी? तो उनमें से हैं इकबाल, चौधरी खुशी मोहम्मद नाज़िर, ग़ुलाम मोहम्मद भीख नैरंग, सुरूर जहानाबादी, ज़फ़र अली ख़ां और तिलोक चंद महरूम के नाम काबिल ज़िक्र हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने क्या किया कि इन शोरा ने मवाद और मौज़ू और फ़न के एतबार से उर्दू नज़्म के दामन को नई वुसअतों से आशना किया। उन शोरा ने मग़रिब की असर पजीरी के बावस्फ़ उर्दू नज़्म की क्लासिकी रवायत के असालीब फ़न से भी फ़ायदा उठाया और उर्दू नज़्म को अपने मुल्क की ज़हनी बेदारी और वतन परिस्ताना जज्बात का आईना दार बताया। इसी ज़माने में शिबली और चकबस्त ने सियासी मौज़ूआत और मसाइल पर भी मौसर नज़में लिखी। यानी ये जो दौर था इसमें नज़्म को ख़ासी तरक्की हासिल हुई और बहुत बड़े बड़े शोरा इस दौर में पाए गए। तो फिर उसके बाद बात पहुंचती है 20वीं सदी की। तो इसके तीसरे दहे के ख़ात्मे तक नौजवानों की एक नई नस्ल उर्दू नज़्म के कारवां में शामिल हो गई। मग़रिब की जमहूरी फ़िक्र और समाजी और साइंसी उलूम की तरवीज व इशाअत से भी नौजवान मुतासिर हो रहे थे और आज़ादी, जमहूरियत, समाजी इंसाफ के तसव्वुरात लेकर एक नया जहन, नया एहसास और नया शऊर तुलू हो रहा था। नई नस्ल के उन नौजवानों में एक तरफ जोश मलिहाबादी, सीमाब अकबराबादी, हफीज़ जालंधरी, सागर निज़ामी और एहसान दानिश जैसे शायर थे, तो दूसरी जानिब अब्दुर्रहमान बिजनौरी, अज़मतुल्लाह खां, अख्तर शिरानी, तसद्दुक़ हुसैन खालिद और डॉक्टर तासीर थे, जो मग़रिबी फ़िक्र व फ़न से मुतासिर होकर नज़्म को जज्बे एहसास और शेरी पैकर में ढाल रहे थे। अज़मतुल्लाह खां ने हिंदी के सुबुक अल्फाज, बहरें और अलामतें इस्तेमाल करके अपनी नज़मों को इनफरादी रंग दिया। अख्तर शिरानी ने बहर की पाबंदियों के साथ हैयत के कामयाब तजुर्बे किए और उर्दू में सॉनेट को मकबूल बनाया। अब्दुर्रहमान बिजनौरी, तसद्दुक़ हुसैन खालिद और डॉक्टर तासीर ने मुअर्रा और आज़ाद नज़्मों के तजुर्बों से उर्दू शायरी को रोशनास कराया। तो ये बात हो गई 20वीं सदी की। अब इसके बाद तरक्की पसंद तहरीक को भी देख लेते हैं। ये बहुत सारे टॉपिक हैं, शॉर्टकट में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इन पे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, आपको इसलिए अच्छे से समझना और पढ़ना है। तो अगर तरक्की पसंद तहरीक की बात करें तो इसके ज़ेर असर मग़रिब की बाद दूसरी जहनों और अदबी तहरीकों के असर से उर्दू के नज़्म के मिजाज में तब्दीलियाँ हुईं। तरक्की पसंद तहरीक ने ज़िंदगी की तबक़ाती बसीरत, इंसान दोस्ती का सेहतमंद तसव्वुर और मुल्क की आज़ादी का नया आज़्म दिया। तरक्की पसंद शोरा ने अपने अहद की पुरआशोब ज़िंदगी और उसके गुनागो मसाइल की गूंज से
गूंज से नई शनाख्त कायम की। अब इसमें कौन लोग शामिल थे, इनके नाम आपको जहन में ज़रूर रखना है, जैसे कि मिजाज, कैफ़ी आज़मी, फैज़ अहमद फैज़, जज़्बी, अली सरदार जाफरी, मखदूम मुहय्यिद्दीन, जानिसार अख्तर, अली जवाद ज़ैदी और साहिर लुधियानवी ने अपने अहद की सियासी और समाजी ज़िंदगी हंगामा आराइयों को अपना मौजू बनाया। इस अहद के दूसरे शोरा जो बराह रास्त तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं थे, उनमें मीरा जी, नून मीम राशिद, अख्तरुल ईमान और सलाम मछली शहरी के नाम काबिल ज़िक्र हैं। नज़्म निगारी के इस फ़रोग़ में कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये दौर ही नज़्म निगारी का दौर है, ये जो तरक्की पसंद का दौर था। तो तरक्की पसंद शोरा को यकरुखी, हंगामी और नज़रियाती शायरी की ज़ंजीरों में जकड़ दिया था। तो इन लोगों ने तो इस जहनी क़ैद से रिहाई के लिए तरक्की पसंद तहरीक जब स्टार्टिंग हुई तो वो तरक्की के रास्ते पे गामज़न तो थी, लेकिन फिर आगे धीरे धीरे क्या होता है, जब एक तहरीक पुरानी होने लगती है तो उसमें बहुत सारे इख्तलाफात आ जाते हैं। तो इसी तरह तरक्की पसंद तहरीक का भी हाल हुआ। तो इस ज़हनी क़ैद से रिहाई के लिए 1960 में जदीदियत की तहरीक ने अपना काम किया। यानी तरक्की पसंद तहरीक के बाद कौन सी तहरीक आई है, जदीदियत। तो इसमें क्या हुआ कि तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में शोरा की जो फ़िक्री और तख्लीकी आज़ादी सुलभ हो गई थी, दौरे जदीदियत में वो आज़ादी फिर शोरा का मुक़द्दर बन गई। जदीदियत की तहरीक ने ज़िंदगी के ख़ारजी इम्कानात को रद्द करके ज़िंदगी की दाखिली कैफ़ियत को शेरियात में ज़म करने का इरादा किया। अब इसमें कौन लोग शामिल हैं, तो इस वस्फ़ ख़ास को बरूएकार लाने वालों में मीरा जी, नून मीम राशिद, अख्तरुल ईमान, अमीक हनफी, मुख्तार सिद्दीकी, मुनीज़ नियाज़ी, मजीद अमजद, खलीलुर रहमान आज़मी, वज़ीर आगा, मोहम्मद अलवी, मुनीबुर रहमान, शहरयार और कुमार पाशी वग़ैरह के नाम खुसूसियत के हामिल हैं। जदीदियत के अलमबरदारों ने गो की खारजियत से दामन बचाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें एक हद तक नाकाम भी रहे। तो इस तरह से जदीदियत की बात हुई। अब इसमें किस तरह से उतार चढ़ाव आए उसके बारे में काफ़ी डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमें समझ में आ जाता है। लेकिन जदीदियत के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उसमें बहुत सारी खामियां पैदा हो गई जदीदियत में, तो इसमें क्या हुआ कि जदीदियत की तहरीक से वाबस्ता शोरा ने जिस हैयत में सबसे ज़्यादा नज़मिया शायरी के इक़्तिदार को ठेस पहुँचाई वो नसरी नज़्म है। दरअसल इन शोरा ने नसरी नज़्म के पैराए बहाम के खोल में खाम तजुर्बात इंतहा को पहुँची हुई नापुख्ता ज़बान और बदसूरत असलूब पेश किया और कारी का दिल जदीदियत से उचाट हो चला। फिर उसके बाद क्या हुआ, माँ बाद जदीदियत ने सर उभारा। यानी जब एक तहरीक पुराने होने लगती है तो जैसा कि हमने बताया इख्तलाफात के साथ बहुत सारी उसमें खामियां हो जाती हैं। तो जदीदियत के बाद जो तहरीक आई वो थी माँ बाद जदीदियत। तो इसके हामियों में कौन लोग थे शामिल, इस तहरीक की कारफरमाई का सबब ये बताया, जो इसमें लोग माँ बाद जदीदियत के जो कारफरमा थे उन्होंने बताया कि जदीदियत ने सकाफ़ती तशख़्ख़ुस और समाजी इक़्तिदार से जिस कदर बेज़ारी का इजहार किया था और दाखिली रवैयों की तरजीहात मुक़र्रर की गई थी, उसी रुझान की तौसी में माँ बाद जदीदियत ने ख़ुद को जदीदियत के मुकाबले में खड़ा किया है। हालांकि माँ बाद जदीदियत की तहरीक के सोते भी मग़रिब से मिलते हैं, लेकिन माँ बाद जदीदियत ने उर्दू नज़्म को माँ बाद जदीद तनाजुर में नए मलबूस अता करने की तलक़ीन की। रफ्ता रफ्ता माँ बाद जदीदियत के अलमबरदारों ने उर्दू अदब को मुतासिर करने वाली दीगर तहरीकात से खम ठोकर टक्कर ली। इन तमाम तहरीकात के बाहम तसादुम ने उर्दू नज़्म की हैयत और असलूब को काफ़ी मुतासिर किया। ये था कि किस तरह से नज़्म की इब्तिदा हुई और किस तरह से वो कदम बढ़ाती गई और बहुत सारी तहरीकात निकली जिसमें नज़्म के बारे में बातें होती रहीं। यानी उसमें बहुत सारी खामियाँ आई तो दूसरी तहरीक आई, उसने नज़्म के फ़रोग़ में काम किया और नई उसमें असालीब नई चीज़ें शामिल की। तो उम्मीद है कि आपको नज़्म की तारीफ़, नज़्म का फ़न और नज़्म के अक़साम के साथ साथ आगाज़ व इर्तिका मुकम्मल तौर पर समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे चैनल दयारे उर्दू को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने अब तक नहीं किया है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक की अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।